वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं रसायन इकाई 9 हाइड्रोजन भाग 2। ये एनसीईआरटी और सीजीबीएसई दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इस अध्याय का परिचय, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, डाईहाइड्रोजन बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक गुण। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के अनुप्रयोग, हाइड्रोजन का एक यौगिक हाइड्राइड, उसके प्रकार, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। हाइड्रोजन के रासायनिक गुण देख लेते हैं। हाइड्रोजन का रासायनिक गुण इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी वियोजन ऊर्जा काफ़ी उच्च होती है। चूँकि वियोजन ऊर्जा उच्च है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसके बंध को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा लगती है और इसीलिए ये अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। परंतु यदि तापमान उच्च दिया जाए, परावैंगनी विकिरण या विद्युत आर्क, तो ये हाइड्रोजन परमाणु उत्पादन करता है, जो कि काफ़ी क्रियाशील है और आसानी से यौगिक बना सकता है। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार से संयोग कर सकता है, हाइड्रोजन आयन बनाकर, हाइड्राइड आयन बनाकर और इलेक्ट्रॉन का साझा करके। तो हम इसे इस प्रकार से समझ लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हाइड्रोजन परमाणु है। जब ये किसी के संपर्क में आता है, किसी अन्य आयन, यौगिक या तत्व के संपर्क में आता है परमाणु के, तो ये या तो उसमें से उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर ये H+ आयन बना लेगा, या फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- आयन बना लेगा। और तीसरी स्थिति ये रहती है कि ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 यानी कि हीलियम की तरह कर लेगा। तो इस प्रकार ये 3 तरह से अभिक्रिया कर सकता है, 3 तरह से ये अभिक्रिया दर्शाता है। तो हम इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला गुण होता है अपचायक का। ये एक बहुत अच्छा अपचायक है और ये किसी भी धातु ऑक्साइड से उसे धातु में अपचयित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपर बन रहा है और साथ में जल। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वह ऑक्साइड में से, ये हाइड्रोजन इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और एक बहुत अच्छे अपचायक की तरह कार्य करता है। दूसरा, धातुओं के साथ क्रिया। डाईहाइड्रोजन धातु के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाता है। जैसे कि सोडियम और हाइड्रोजन आपस में मिलकर NaH बनाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सोडियम S ब्लॉक का तत्व है, अत्यधिक विद्युत धनात्मक होता है और हमेशा प्लस आयन ही बनाता है। और जो हाइड्रोजन है वो इसके सामने कम विद्युत धनात्मक है, इसीलिए ये हाइड्राइड आयन अर्थात -H। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है और सोडियम पे प्लस चार्ज है, तो इसीलिए इसे हम हाइड्रोजन आयन न कह के हाइड्राइड आयन कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक आयन है ये। इसी प्रकार ये कैल्शियम के साथ भी हाइड्राइड बनाता है, लिथियम के साथ भी हाइड्राइड बना सकता है। फिर अगला है अधातु के साथ क्रिया। तो डाईहाइड्रोजन अधातु के साथ क्रिया करके हेलोजन हैलाइड बनाता है। हेलोजन हैलाइड यानी कि जैसे देखिए H2+X2, यहाँ पर X जो है वो हेलोजन है। ये क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, और ये इसके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अर्थात ये हेलोजन होता है और ये काफ़ी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। HF, HCl, HBr, HI ये अधातुओं के साथ क्रिया के फलस्वरूप बने हुए यौगिक हैं। इसके बाद वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। जैसे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए यौगिक होते हैं और ये असंतृप्त होते हैं, तो इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वनस्पति घी बनाया जाता है। जो बाजार में पैकेट में डालडा जो मिलता है वो वास्तव में तेल का तेल जो लिक्विड फॉर्म में है उसका हाइड्रोजनीकरण करने से वो डालडा जैसे सॉलिड चीज़ में बदल जाता है। डाई ऑक्सीजन के साथ ये सामान्य ताप पर तो क्रिया नहीं करता, परंतु जल का निर्माण कर सकता है। डाईहाइड्रोजन वायु या डाई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं और ये अभिक्रिया काफ़ी ऊष्माक्षेपी होती है,
यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डाइनाइट्रोजन के साथ भी यह क्रिया करता है, परंतु उत्प्रेरक और उच्च दाब और तापमान भी काफ़ी अधिक रखना पड़ता है, तब ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। इसके बाद उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, HCl आदि हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा ईंधन है और बहुत ही इको फ्रेंडली भी है। किसी भी तरह का इसमें प्रदूषण नहीं होता यदि हम इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग आदि के लिए करते हैं। ये बहुत अधिक उच्च तापमान उत्पन्न करता है, जिससे धातुएं भी पिघल जाती है। डाई हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारों में भी किया जाता है। ये गुब्बारे बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। मेथेनॉल और अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। धात्विक हाइड्राइड के निर्माण में भी ये उपयोगी हैं। अच्छे अपचायक होने के कारण इनका प्रयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। फ्यूल सेल में विद्युत उत्पादन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट खींच के अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हाइड्राइड। रसायन शास्त्र में हम हाइड्राइड हाइड्रोजन तत्व जिसमें ऋणायन के रूप में होता है, अर्थात नेगेटिव आयन, जिसे हम H- से दर्शाते हैं, उसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन H- के रूप में पाया जाता है वे हाइड्राइड कहलाते हैं। तो जो S ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, चूँकि उनकी जो विद्युत धनात्मकता बहुत उच्च होती है, तो वो हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन त्यागने को ही प्रायिकता देते हैं और H+ आयन बनाते हैं। उनके सामने हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और हाइड्राइड आयन बनाता है। इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं जिनके साथ यह हाइड्राइड बनाता है, जैसे बोरॉन के साथ भी यह हाइड्राइड बनाता है, और डाई बोरेन का निर्माण करता है। तो ये हाइड्राइड जो है वो उत्कृष्ट गैस के अलावा ये लगभग सभी तत्वों के साथ निश्चित परिस्थिति में, हमेशा नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक होता है आयनिक हाइड्राइड, दूसरा है सहसंयोजी हाइड्राइड और तीसरा है धात्विक हाइड्राइड। देखिए, हाइड्राइड शब्द का प्रॉपर मीनिंग तो यही है H-, परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह सभी समय में H- की तरह ही काम करे। जैसे H2O में ऑक्सीजन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश होता है, परंतु हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड हुआ। इसी प्रकार जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में देखा जाए तो नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वो आयनिक यौगिक नहीं है, परंतु अमोनिया भी हाइड्राइड कहलाएगा, अर्थात द्विअंगी यौगिक जिसमें से एक हाइड्रोजन हो, उसे हम कॉमनली हाइड्राइड कह देते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड देख लेते हैं। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ जब ये संयोग करके रस समीकरण मितीय यौगिक, अब यहाँ पे ये जो शब्द आया रस समीकरण मितीय, इसे आपको समझ लेना आवश्यक है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई यौगिक का सूत्र लिखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने सूत्र लिखा NaCl, तो इसको देख के हमको ये पता चलता है कि सोडियम आयन के पीछे एक क्लोराइड आयन मौजूद है, अर्थात इनके बीच अनुपात 1:1 है। तो सूत्र में जो अनुपात दिखाई देता है, ठीक वही अनुपात इसके क्रिस्टल में भी मौजूद होता है। तब आप इसे रस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। कई जगह पर क्या होता है, सूत्र में ये अलग दिखाई देता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। यहाँ देखने पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि 2 वेनेडियम के पीछे 5 ऑक्सीजन है, परंतु जब आप एक्चुअल में जाके इसकी ज्यामिति देखते हो तो ये 2 के पीछे 5 नहीं रहता। वहाँ पर होता ये है कि इस प्रकार की धातुओं में बीच बीच में अंतराकाशीय रिक्तियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस जाके बैठ जाती है। तो इस वजह से इनका जो सूत्र है वो बदल के ये हो सकता है V2O5 के बजाय V2O5.87 या 4.99, इस तरह से यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज हो जाते हैं।
तो कुल मिला के जो ये सूत्र में रिफ्लेक्ट करता है वो एक्चुअल में नहीं होता, उसे आप अरस समीकरणमितीय यौगिक के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर ये दो शब्द जो हैं वो बार बार इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताया। तो इन्हें आप क्या कह रहे हो, आयनिक हाइड्राइड कह रहे हो। आयनिक हाइड्राइड जो है वो बिल्कुल आयनिक यौगिक की तरह ही गुण दर्शाते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हैं और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक। गलनांक क्वथनांक भी काफ़ी उच्च होता है। उदाहरण में आप NaH, LiH, KH आदि ले सकते हैं। आयनिक हाइड्राइड जल के साथ बहुत तीव्रता से क्रिया करता है और विस्फोटक रूप से क्रिया करके डाईहाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन हो रहा है, क्षार और हाइड्रोजन भी बनता है। लिथियम हाइड्राइड साधारण ताप पर ऑक्सीजन और क्लोरीन से क्रिया नहीं करता, इसीलिए हम इसका प्रयोग जो है वो अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने के लिए करते हैं। जैसे देखिए लिथियम हाइड्राइड का एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहे हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा अपचायक है। इसी प्रकार लिथियम हाइड्राइड का आप जब बोरॉन के साथ क्रिया कर रहे हो तो एक अन्य यौगिक यहाँ पर बन रहा है। तो अगला है सहसंयोजी हाइड्राइड। सहसंयोजी हाइड्राइड अधिकांश जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। इनके बीच दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, अतः ये वाष्पशील होते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। और लुईस संरचना के आधार पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या और बंधों की संख्या के आधार पर सहसंयोजी हाइड्राइड को पुनः 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन न्यून जो 13वें समूह के जितने भी तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं, और इसीलिए ये अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को पूर्ण करने के लिए डाइमर के फॉर्म में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, इसीलिए लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास इनका अष्टक पूर्ण नहीं रहेगा, कम रहेगा। जैसे डाइबोरेन है, और इसमें और एग्जाम्पल में आप अगला हाइड्राइड होता है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध का अर्थ ये होता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो केंद्रीय परमाणु है उनका अष्टक पूर्ण रहता है। तो जो ग्रुप 14 समूह 14 के जो तत्व होते हैं वो डाईहाइड्रोजन के साथ क्रिया करके इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि मेथेन, यहाँ पर आप कार्बन का जब अष्टक देखेंगे तो वो पूर्ण रहेगा, इसी प्रकार सिलिकॉन का भी। और अगला होता है इलेक्ट्रॉन समृद्ध, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता में रहता है। जैसे कि अमोनिया है तो इसमें पूरे बंध बन जाने के बाद, अष्टक पूर्ण हो जाने के बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे रहते हैं, इसीलिए ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के सहसंयोजी हाइड्राइड हो गए। अंतिम प्रकार होता है धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड को हम अरस समीकरणमितीय या अंतराकाशी हाइड्राइड भी कहते हैं। तो जो डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो डाईहाइड्रोजन के साथ संयोग करके धात्विक डाईहाइड्राइड बनाते हैं। और डाईहाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, ये अंतराकाशी रिक्तियों में बीच बीच में जाकर समा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, परमाणुओं को गोलाकार रूप में इमेजिन किया जाता है, माना जाता है। तो ये देखिए बीच बीच में जो अंतराकाशी रिक्तियाँ होती हैं ये उस स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, और इस प्रकार आपको धात्विक हाइड्राइड प्राप्त होता है। इनका गुण वही होता है जो धातुओं का गुण होता है, इसीलिए इसका और ये आसानी से, चूंकि अंतराकाशी रिक्तियों में हाइड्रोजन गैस रहती है तो इसका उपयोग हम हाइड्रोजन भंडारण और ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि यह आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन मुक्त करता है। और ये धात्विक रूप में प्रतीत होते हैं, अर्थात इनके गुण जो होते हैं भौतिक गुण, ये धातुओं के भौतिक गुण से काफ़ी निकटता दर्शाते हैं। ये प्रायः अपचायक होते हैं और अरस समीकरणमितीय होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो सूत्र लिखा है TiH 1.73 लिखा हुआ है, सेलेनियम हाइड्राइड में CeH 2.7 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये अरस समीकरणमितीय होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जल, उसके भौतिक गुण, संरचना, रासायनिक गुण, कठोर और मृदु जल और जल की कठोरता के प्रकार। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं, और आप अगर इसे थोड़ा आराम से 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स टाइम टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।